हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम पोरा 0821। और बच्चों कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो है नेताजी का चश्मा। नेताजी किसको कहा जाता है? गैस करिए। सुभाष चंद्र बोस जी को। तो उन्हीं के चश्मे के ऊपर ये है। हालांकि इसमें नेताजी का ही नहीं है, नेताजी की एक प्रतिमा बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है, उसी के ऊपर ये पूरा जो आपका चैप्टर है उसी के बारे में है। अच्छा, शॉर्ट में थोड़ा सा बता देते हैं। इस चैप्टर में क्या है कि जो राइटर होते हैं हलदार हलदार तो वो एक गांव में रहते हैं। गांव से उनका अक्सर उस जगह से आना जाना होता है। तो बीच मार्ग में उन्हें एक सुभाष चंद्र बोस जी की एक प्रतिमा दिखाई देती है, जिसकी लंबाई ज्यादा नहीं, 2 से 2.5 फीट की होती है। मान लीजिए सर से लेके कोट के दूसरे बटन तक इतना बड़ा साइज है। पर जो प्रतिमा संगमरमर की जो बनी हुई है, छोटी सी 2.5 फुट की, 2-2.5 फीट की, उस प्रतिमा की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि नेताजी को कभी किसी ने बिना चश्मे के नहीं देखा। पर उस प्रतिमा पे क्या है, उस मूर्ति में क्या है, चश्मा नहीं लगा हुआ है। ठीक है ना। अब जो उसमें जब राइटर फर्स्ट टाइम जाता है तो उसमें चश्मा नहीं मिलता। फिर उसके बाद सेकंड टाइम जब वहां जाता है तो जो नेताजी की प्रतिमा के ऊपर गोल चश्मा लगा होता है काले रंग का। फिर अगली बार जब जाता है थर्ड टाइम तो रेड कलर का। मतलब जितने बार जो राइटर होता है उसे अलग अलग तरीके के चश्मे मिलते हैं। जो अलग अलग तरीके के चश्मे मिलते हैं तो पास में ही वहां एक पान वाले की दुकान होती है। तो जब पान वाले की दुकान होती है तो जो लेखक है हालदार, वो उस पान वाले से पूछते हैं कि इस प्रतिमा पर ये चश्मे बदलते कैसे रहते हैं, मतलब ये इस पर चश्मे कौन बदलता रहता है या कैसे बदल जाते हैं। तब वो बताता है। अच्छा, इससे पहले एक और बता दूं, जब राइटर ने फर्स्ट टाइम ये वाली जो मूर्ति देखी थी तो उसके दिमाग में ऐसा आया था ये किसी एक हेड मास्टर ने बना दिया है, जल्दबाजी में बनाया है, जिसके कारण वो इसमें चश्मा लगाना भूल गया है। तो जब वो एक बार पान वाले से हलदार जी यानी लेखक जब ये पूछते हैं इस मूर्ति की खासियत कि इसमें चश्मे कौन बदलता रहता है, तब वो बताता है कि यहाँ चश्मा एक व्यक्ति है जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है क्या, तो पान वाला नाम बताता है उस व्यक्ति का, कैप्टन चश्मे वाला। जो कैप्टन चश्मे वाला है वही उसके जो मतलब मूर्ति के चश्मे बदलता रहता है। वो एक स्वतंत्रता सेनानी होता है। अच्छा, इसके आगे दिया है हलदार ने पान वाले से पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ से था। ओरिजिनल चश्मा कहाँ से आता है बताया मैंने आपको कि वो कौन बदलता है, कैप्टन। ठीक। अब पान वाले ने हंसते हुए मतलब हंसी में उड़ा दिया कि जो उसे मास्टर ने चश्मा बनाना भूल गया था। और हलदार साहब को यह सुनकर बड़ी द्रवित हुए कि हो गए। उनका अनुमान सही निकला, जैसे कि उन्होंने सोचा था कि इस मूर्ति को बनाने वाला कोई हेडमास्टर ही होगा, जो जल्दबाजी में इस मूर्ति को बनाते समय उसका चश्मा भूल गया। अब जो राइटर होता है तो एक बार लेखक की चश्मे वाले कैप्टन से भेंट होती है, मुलाकात होती है। तो हलदार साहब को यह सब विचित्र लगता है और उन्होंने एक बार फिर से अपनी जीप से उतरकर उस कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी के बारे में पूछा कि मतलब ये जो कैप्टन है ये कौन था। तो वो पान वाला बताता है कि ये जो कैप्टन है ये जो नेताजी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में ये उनके साथ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ तक दिया हुआ है। इसके बाद जो हलदार साहब को एक देशभक्त का ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगा। मतलब पान वाला जो था वो चश्मे वाले का मतलब कैप्टन का मजाक उड़ाते थे। तो जो हलदार साहब थे यानी लेखक, उनको ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि एक देशभक्त है उन्हें, क्योंकि नेताजी को उसने कभी भी बिगर उसके नहीं देखा था, बिगर चश्मे के नहीं देखा था। और जो मूर्ति बनी थी वो बिना चश्मे की थी। तो उस व्यक्ति ने चश्मा, उनकी मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। कभी लाल लगा दिया, कभी काला लगा दिया, कभी गोल, कभी चौकोर, इस तरीके से लगा दिया।
ऐसे तरीके से लगा दिया जाता था। अब जब चश्मे वाले से उनकी भेंट हुई तो हवलदार साहब को यह सब विचित्र लगा। उन्होंने एक बार फिर से अपनी जीप से पान वाले के पास रुकवा ली, पूछा कि कैप्टन चश्मे वाले का साथी कहाँ है, या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही कहाँ है। इस प्रश्न पर पान वाला हंसा और मुस्कुराकर बोला कि वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा। मतलब लंगड़ा बोला ना, तो ये सब क्या था, मजाक उड़ा रहे थे स्वतंत्रता सेनानी का, यानी जो कैप्टन, उसे कैप्टन नाम से बोला जाता था ना, तो उसको क्या बोला, ये लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, पगला है वो, पगला, पागल है, पागल या पगला, ठीक है। देखो वो आ रहा है, बात कर लो उसी से और फोटो छपवा दो उसकी। ठीक, अब है कैप्टन की मृत्यु। एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पे कोई चश्मा नहीं था। जब वो कई बार निकलने के बाद जब उन्हें ये चीज पता लग गई तो कई बार वो वहां से निकलते थे। जब एक बार वो वहां गए तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान वाले व दुकान, जितनी भी चौराहे पर दुकानें थी, सभी दुकानें क्या थी, बंद थी। अगली बार आकर उन्होंने पान वाले से पूछा कि इस मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। पान वाले ने अपनी आंखें पहुंचते हुए उसका मतलब उदास स्वर में बोला कि कैप्टन मर गया। कैप्टन यानी जो मूर्ति पर चश्मा लगाता था वो क्या हो चुका है, मर चुका है, उसका निधन हो चुका है। यह सुनकर हवलदार साहब उदास होकर जीप में बैठ जाकर चले गए। अब सरकंडे का चश्मा, सरकंडे बोलते हैं घास को, ठीक है ना। तो हवलदार साहब फिर 15 दिन बाद वापस वहां पर आते हैं, उस कस्बे से होकर गुजरते हैं। अब वे बिना चश्मे वाली नेताजी को नहीं देखेंगे, परंतु परंतु जैसे ही चौराहा करीब आया, हवलदार साहब ने चीख कर आदेश दिया, जीप रोको। देखा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा बना हुआ था। हवलदार साहब की आंखें नम हो गई और वे भावुक हो गए। अब हम चैप्टर की रीडिंग करते हैं, ठीक है। हवलदार साहब को हर 15वें दिन में कंपनी के काम से सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसमें पक्के मकान कहा जा सके, जिसे पक्के मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके। मतलब एक गांव से गुजरते थे हर 15 दिन बाद। जो गांव था वो बहुत छोटा था जिसमें कुछ ही मकान बने हुए थे, जो कि क्या थे, कच्चे थे, पक्के मकान नहीं थे। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल या लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना और 2 ओपन एयर सिनेमा घर, एक दो ठो नगर पालिका भी थी। यहाँ पर मतलब एक गर्ल्स कॉलेज स्कूल था, एक बॉयज स्कूल था, ठीक है ना। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था और 2 ओपन सिनेमा घर, ठीक, और एक ठो नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दी। मतलब जो नगर पालिका थी वो कुछ ना कुछ कार्य आयोजित करती रहती थी, ठीक है ना। करवा इसी नगर पालिका में किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। मतलब एक बार किसी अधिकारी ने उसी गांव के मुख्य चौराहे पर नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। जैसे कि हमने आज के टाइम में भी देखे होंगे, बहुत से चौराहों पे बीचों बीच किसी भी फ्रीडम फाइटर की मूर्ति लगी हुई होती है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से चौराहे पर, गांव के उस चौराहे पर, मुख्य चौराहे पर जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनकी एक 2 फुट करीब की, ज्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी संगमरमर की एक मूर्ति लगवा दी। सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, ठीक। पूरी बात अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान उपलब्ध बजट से नहीं कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में
किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। यहाँ पर जो है वो राइटर ने यह बोला है कि यहाँ पर जो मतलब जब ये आदेश दिया गया होगा तो प्रशासनिक जो कार्रवाई होती है उनमें इतना समय लग गया होगा कि जो इसकी बनने की मतलब अवधि दी गई थी उस अवधि में ज्यादा समय नहीं रह गया था समाप्त होने में, इसलिए पास के ही किसी मूर्तिकार को ये बनाने का आदेश दे दिया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, कस्बे के इकलौते स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए कि मोतीलाल जी को, मतलब उस गांव में एक ही ड्राइंग मास्टर थे स्कूल के, उन्हें ये दिया गया था, जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन, टोपी से लेकर कोट के यानी 2-2.5 फीट, ठीक है ना, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मायूस मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो आजादी वाले जो नारे थे वो याद आने लगे थे। मतलब जब भी मूर्ति को देखो तो मूर्ति की पहली बात तो हाइट बहुत कम थी, 2 से लेकर 2.5 फीट, 200 नहीं 2 से लेकर 2.5 फीट तक की थी। और जब उनकी मूर्ति को जब फौजी वर्दी में देखा जाता था तो ऐसा लगता था कि नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो जैसे नारे याद आ रहे थे। इस दृष्टि से एक सफल सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। वो चीज क्या थी? उसमें एक जो कमी रह गई थी, वो क्या कमी थी जिसका हमारा ये पूरा चैप्टर है जिसके ऊपर खटक रही थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच का चश्मा लगा हुआ था। मतलब उनकी मूर्ति में जो मूर्ति कटिंग कर करके पत्थर को काट काट के कर बनाया जाता है तो वो चश्मा ना बनकर उसमें उनकी मूर्ति पर कैसा चश्मा लगा हुआ था? सचमुच का चश्मा लगा हुआ था। चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब भी पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पे पान खाने रुके तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। मतलब जो हवलदार साहब थे वो जब भी उस गांव से उस चौराहे से होकर गुजरते थे तो पान वाले की दुकान पर पान खाते थे और उस मूर्ति को निहारते थे, मतलब देखते रहते थे और वहां से चले जाते थे। फिर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल का यानी सचमुच का। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे में नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज बन गई है। हवलदार साहब सोचते हैं कि देखिए यहाँ पर कितना देशभक्त होगा वो व्यक्ति जिसने मतलब चश्मा मूर्ति में नहीं है, उनकी जो छवि पूरी थी उस छवि को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या है चश्मे पर मतलब मूर्ति पर चश्मा लगा दिया, रियल का ही लगा दिया। तो ये एक देशभक्ति ही कर सकता, वरना क्या है आज के टाइम में सबने देशभक्ति को भी मजाक बना दिया है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ठीक है, ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा बदल चुका था। जो चश्मा था जब सेकंड टाइम वहां से निकले तो उन्होंने देखा कि पहले जब वो निकले थे तो चश्मा दूसरा था और अब चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाले चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। हवलदार साहब का कौतुक बढ़ गया। वाह भाई वाह, क्या आइडिया है,
मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा जरूर बदल लेती है। जो मूर्ति है वो कपड़े तो नहीं बदल सकती, पर उसका चश्मा जो है वो बदल जाता। मतलब जब भी राइटर वहां से निकलते थे हवलदार साहब, तो हमेशा उनका चश्मा बदल जाता था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ लिया। जब उनका मन एक बार मतलब एक मन से अंदर से मतलब लगा कि हाँ अब पता करना चाहिए कि कौन है, तो उन्होंने पूछ ही लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा। मतलब पान वाला जो था उसके खुद के मुंह में भी पान भरा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। जो पान वाला था, क्योंकि बैठे रहते तो बैठे बैठे लोग वैसे ही हेल्थी हो जाते हैं, तो मोटा खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंस पड़ा। उसकी तौंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। लाल काली यानी जो पान खाता तो जाहिर सी बात है उसके दांत खराब हो गए। मतलब बत्ती सी दिखाते हुए अपने सारे दांतों को बाहर निकालते हुए वह बोला कि यह चश्मा कौन बदलता है? कैप्टन चश्मे वाला। क्या करता है हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाया। अब हवलदार साहब बोले, क्या करता है? चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज करता है? मतलब ये कौन पूछ रहा है? हवलदार साहब पूछ रहा है। किससे? पान वाले से। क्यों करता है? उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से आए लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। ठीक। नहीं, यहाँ पे थोड़ा, हाँ, कोई ग्राहक आ गया तो उसको चौड़ा, मतलब अगर कोई ग्राहक होता है, ग्राहक को कोई चश्मा चाहिए होता है, तो वो चौड़ा वाला चश्मा चाहिए तो वहां से उतार कर उसको दे दिया और दूसरा चश्मा वहां पर लगा दिया। उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन के किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया जाएगा, उधर उसका बैठा दिया जाएगा। समझ में आया? मतलब जब किसी को चौड़ा चश्मा चाहिए होता था वो मूर्ति को लगा दिया करता था और वो चौड़ा हो जाता था तो ग्राहक को वापस कर दिया जाता था। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाले हैं जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। मतलब उसे चश्मे वाले को जो है उसे नेताजी की मूर्ति जो थी बहुत बुरी लगती थी, मतलब अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि जो नेताजी हैं उनकी मेन पहचान उनके चश्मे और उनकी जो यूनिफॉर्म होती थी फौजी वाली, वही जो उनकी पहचान है। मीन तो बिना चश्मे के उन्हें उसे मतलब कैप्टन को उनकी मूर्ति क्या लगती थी? अच्छी नहीं लगती थी, आहत करती थी, मतलब दुख पहुंचाती थी। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। असुविधा हो रही है मतलब क्या? देखने में। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। मतलब अपनी उसकी जो चश्मे की दुकान थी, उस चश्मे की दुकान से वो एक ना एक कोई चश्मा नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। लेकिन जब वह ग्राहक आता था तो उसे वैसे ही फ्रेम का दरकार होती थी जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संबंधन नेताजी से क्षमा मांगते हुए उतार ले जाता था और ग्राहक को दे देता था। एक तरीके से ये कहा जाता है वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। मतलब जैसा हम लोग होते हैं ना शोरूम के बाहर क्या कर देते हैं, स्टैचू लगा दिए जाते हैं, उनको कपड़े पहना दिए जाते हैं, कस्टमर आते उन्हें ये वाली स्टैचू वाली ड्रेस बड़ी अच्छी लगती है तो वो उतार के उन्हें दे दी जाती है और स्टैचू को नहीं पहना। तो वहां पर भी जो मूर्ति पर चश्मा लगा दिया जाता था, अगर किसी ग्राहक को वो समझ में आता था तो वो जो कैप्टन था उसमें से वो चश्मा उतार लेता था और अपनी दुकान से दूसरा चश्मा उस मूर्ति को पहना देता था और नेताजी का जो चश्मा था वो उतार कर ग्राहक को दे दिया करता था। इसके बाद नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता था। वाह भाई वाह, क्या खूब, क्या आइडिया। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? ओरिजिनल यानी जो पत्थर की जब मूर्ति संगमरमर की है तो संगमरमर का बना हुआ चश्मा कहाँ है? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस लिया था उसने। मतलब जब दूसरों को खिलाता तो उसके मुंह में तो अपने आप ही पान रहेगा, ठीक है ना।
तो उसने दोबारा जो पान ठूस रखा था, फिर से उसने दुकान को मतलब ठूसा हुआ था, थूका। फिर बोलता दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। हंसना मतलब तोंद, पेट निकलना, जो पेट हो जाता है ना, पेट ज्यादा निकलता है। तोंद थिरकी। कत्ते की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी, मतलब पान को थूका, ठीक है ना। और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया था। मतलब उसने मूर्ति तो बना ली थी, पर मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गया। मतलब जैसे मूर्ति तो बना ली हो, मूर्ति में अगर आंख ना बनाई हो या नाक ना बनाई हो, मतलब मेन चीज ही ना बनी हो, तो बेकार। तो इस प्रकार से क्या था, जो मूर्तिकार था, मास्टर जी जो थे मोतीलाल, वो क्या था, चश्मा बनाना भूल गए थे। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी। मतलब चकित, चौंकाने वाली बात थी। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। यानी वह ठीक सोच रहे थे, मतलब जैसे उन्होंने लगाया, अंदाजा लगाया था कि ये किसी हेड मास्टर को दे दी गई है, ड्राइंग वाले मास्टर को, जिसने जल्दबाजी में ये मूर्ति क्या है तैयार कर दी है समय की कमी के कारण। तो मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे महीने भर में मूर्ति बनाकर पदक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। मतलब उन्होंने यहाँ पे कई रीजन लगाए, या तो चश्मा बनाते बनाते भूल गए होंगे, या चश्मा बारीकी के कारण टूट गया होगा, ठीक है ना, या जो चश्मे की पारदर्शिता थी, मतलब बहुत महीन कार्य था, तो वो करना उनको नहीं आ रहा। मतलब कई रीजन हो सकते हैं चश्मा ना बनने के। हलदर साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा हुआ लग रहा था, बड़ा अचंभे वाली ये चीजें बातें लग रही थी। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी था। मतलब गाड़ी में बैठते हो, फिर उतर के आते हो और फिर पान वाले से पूछते हैं कि जो नेताजी, जो कैप्टन था, वो क्या नेताजी का मित्र था, या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। तो पान वाला नया पान खा रहा था, मतलब उसने फिर तीसरा पान खा लिया था। मतलब उसका 2 मिनट मुंह भी बिना पान के नहीं रहता था। अब उसने फिर से पान खा लिया था। पान पकड़े पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हलदर साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई, लाल काली बत्ती सी दिखाई, यानी कि दांतों को दिखाया और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। मतलब वो लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में, और मतलब वहीं कहीं से वो गुजर रहा होगा, तो वो कहता है कि वो गुजर रहा है, उसी से आप बात कर दो। हलदर साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाते हुए लेखक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हालांकि चलिए, उसमें स्वतंत्रता सेनानी ना था, ठीक है, उसमें आजाद हिंद फौज में भी नहीं था, पर वो एक अच्छा कार्य कर रहा था। जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, यानी सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी जो प्रतिमा थी, उन प्रतिमा पर चश्मा लगाया था, अधूरी जो मूर्ति बनी हुई थी उस पर वो चश्मा लगाने का कार्य तो वो कर ही रहा था। तो वो एक तरीके से देशभक्त तो हुआ ही। तो उसका पान वाला जो मजाक उड़ाता है, वो राइटर को यहाँ पर हलदार साहब को अच्छा नहीं लगता। मुड़कर देखा तो अबाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए। ये किसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर, कैप्टन के बारे में। मतलब एक मरियल सा, बहुत कंडीशन खराब होगी, पतला दुबला सा है, लंगड़ा है, बूढ़ा है, आंखों पे काला चश्मा है, और एक बांस पर
टांगे, बहुत से चश्मे लिए हुए, मतलब एक मतलब बांस है, उस पर बहुत से चश्मे वो टांगे हुए है। अभी अभी एक गली से निकला था और अब वह एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। मतलब कैप्टन से, मतलब कैप्टन वगैरह के साथ कहाँ रखा जाता है, फौज में जो लोग होते हैं उनका ही नाम कैप्टन वगैरह जाता है। तो अब उनके दिमाग में जो था मतलब एक दुविधा थी कि इस चश्मे वाले को, मतलब लंगड़ा है, बूढ़ा भी है, मरियल सा रखा है, फिर इसे कैप्टन किस बेस पे बोला जाता, मतलब इसका कैप्टन नाम का क्या आधार है, किस आधार पे बोला जाता था। ये दुविधा उनके मन में अब चल रही थी, क्या ये वास्तविक नाम है या लोग इसे क्यों बुलाते हैं। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। मतलब पान वाले ने साफ मना कर दिया था कि वह इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, मतलब यहाँ जो पान वाला था वो भी उनके जवाब दे देकर थक गया था, और जो जिस गाड़ी में, मतलब यानी जीप से वो आए थे, उस जीप का ड्राइवर था वो भी जल्दी में था, वो भी अपनी गाड़ी को चलाने के लिए बेचैन था, मतलब काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। मतलब 2 साल तक ये प्रक्रिया चलती रही। वो वहां से निकलते थे, मूर्ति को देखते थे, चश्मे बदलते हुए देखते थे और निकलते रहते थे। इस तरीके से क्या हुआ, 2 साल का समय जो था वो गुजर गया और नेताजी की मूर्ति के बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा, तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोल चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। उस दूर भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा होता है कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा, कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। मतलब कुछ समय बाद जब वो वहां से निकलते हैं तो एक बार ऐसा ही समय आता है कि जब वो वहां से गुजरे थे तो उस मूर्ति पर किसी भी प्रकार का कोई चश्मा नहीं होता है, ना धूप का, ना आँख का, ना गोल, ना काला, ना चौकोर, ठीक है, ना लाल। कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें भी क्या थी, बंद थी। अगली बार अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर फिर दोबारा जब कुछ समय बाद, मतलब पहले ऐसा मिला, फिर तब तो कोई दुकान ही नहीं थी जिससे वो ये चीज क्लियर कर सकते थे कि चश्मा नहीं है, क्योंकि पान वाले की जो दुकान थी वो भी बंद थी। जब दोबारा फिर से वो आते हैं तो क्या था, अगली बार भी मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से फिर से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। कैप्टन जो चश्मे वाला था वो मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे और फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठकर रवाना हो गए। बार बार सोचते हो क्या होगा इस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी और कुछ होम देने वालों पर ही हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। मतलब जीप में बैठे रहे और सोचते रहे कि क्या है ये समय, क्या है कि मतलब जो देश के प्रति सोचता है उस पर ही ये जो हमारा समाज है, ये कौम जो है क्या करती है, हंसती है। फिर 15 दिन बाद वहां से फिर निकलते हैं। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष चंद्र जी की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष जी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मतलब मूर्ति तो, जब वो वहां से गुजरे थे फिर उन्होंने सोचा कि मूर्ति तो होगी पर उनकी मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था और जो पहनाने वाला जो कैप्टन था वो अब था नहीं, वो मर चुका था। तो सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे। राइटर ने जो सोच लिया कि आज वहां रुकना भी नहीं है, हवलदार साहब ने सोचा, और पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। मतलब उन्होंने सोच लिया था मूर्ति की तरफ देखना भी नहीं है, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर
से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर, कभी कभार क्या होता है ना, हम जो चीज कहते हैं अरे नहीं देखें नहीं देखें, पर एक बार अरे देख लो तो तिरछी नजर से देख ले तो वही सेम क्या हुआ, हलदार साहब ने सोच लिया था कि आज मूर्ति की तरफ देखेंगे नहीं, वहां रुकेंगे नहीं, सीधे निकलेंगे। पर क्या हुआ, आदत से मजबूर जो हलदार साहब थे तो वो एक झलक उस मूर्ति को देख लेते हैं, तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखें निकल गई, मतलब कुछ उन्होंने ऐसा देखा कि जिसके कारण उनकी चीख निकली। रुको रुको रुको, अपने ड्राइवर से बोले रुको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से जोर से कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन मतलब सावधान, मतलब जीप काफी स्पीड से थी क्योंकि रुकना नहीं था। फिर एकदम उन्होंने रुकने के लिए बोला तो ड्राइवर ने जैसे ब्रेक लगाए तो ब्रेक एकदम लगेंगे तो रुकते रुकते थोड़ा टाइम लगेगा। और हवलदार साहब जो थे वो जीप से कूद पड़े और मूर्ति के पास जाकर एकदम अटेंशन यानी सावधान की पोजीशन में जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना हुआ एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ दिखाई दिया। सरकंडे मीन्स घास फूस का, जैसे बच्चे बना लेते हो। हवलदार साहब भावुक थे, इतनी सी बात पर उनकी आंखें बन आई। उन्हें मतलब ये चश्मा देखकर, मतलब ये किसी बच्चे ने करा होगा, तो ये देखकर जो उनकी आंखें थी भावुकता से भर गई और नम हो गई। तो इस चैप्टर में इतना ही दिया हुआ है, मतलब ये उनके चश्मे के बारे में, ये जो पूरा चैप्टर है किसके बारे में दिया हुआ, नेताजी के चश्मे के बारे में दिया हुआ है। अच्छा, इसके जो क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, अच्छा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी, ठीक है। तो आज का हमारा ये वीडियो जो यहीं पर फिनिश होता है, चैप्टर फिनिश हो चुका है। अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। टेक केयर स्टूडेंट्स।